हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय मैथ क्लास। हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल में मैंने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज और आयत, वर्ग और समचतुर्भुज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, समलंब चतुर्भुज को हम पहचानेंगे कैसे। तो बात करते हैं। देखिए, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है। देखिए, हम फिगर ड्रा करते हैं। समलंब चतुर्भुज इसमें बात करते हैं कि एक साइड, दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एक जो पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, ये ए माना, ये बी, ये सी और ये डी। तो इसमें जो ए बी है, पैरेलल का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पैरेलल का मतलब होता है दो समांतर रेखाएं, यानी कि दो रेखाएं जो एक ही तरफ होती हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये इसमें हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये क्योंकि पैरेलल इस वजह से, क्योंकि चाहे हम यहाँ पे सी और डी और ए से चाहे हम उसकी डिस्टेंस को देखें, चाहे हम बी और सी से उसकी डिस्टेंस को देखें, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। और जो दोनों और भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर नहीं होती। देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है और सी और डी के बीच के डिस्टेंस कम है। तो दो लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और अन्य दो लाइन जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। अगर ऐसा फिगर हमें देखने को मिलेगा तो मुझे लगेगा कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रपेजियम। ट्रपेजियम की हम बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो इसमें है समलंब चतुर्भुज की गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समांतर चतुर्भुज के योग के आधे के बराबर होती है। देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज, ये ए, ये बी, सी, डी। इसके मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक रेखा बनती है। इसको हम यम मान लें, इसको यन मान लें। तो पूछेंगे कि यम यन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि यम यन की लंबाई कितनी होती है जब दो समांतर समलंब भुज, जब किसी समलंब चतुर्भुज के दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस होती है, उसके बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे एम एन इक्वल टू ए बी प्लस सी डी बाई 2। यानी कि जो पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइन के जो सम होगा, सम को हाफ करेंगे तो जो असमांतर भुजाएं हैं, यानी कि जो नॉन पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल के बीच के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी हम लंबाई को फाइंड करेंगे। फिर जब इसका एरिया निकालना जब होगा तो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, तो जब इसकी एरिया की हम बात करें तो एरिया हो जाएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई एच। एच जो होता है वो इसके बीच की डिस्टेंस होती है। चाहे हम यहाँ पे ज्ञात करें, फाइंड करें, चाहे हम यहाँ पे फाइंड करें, उसके बीच की डिस्टेंस जब सेम होती है तभी वो
इक्वल दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जब उसके बीच की डिस्टेंस सेम आएगी तभी वो दोनों पैरेलल लाइन होंगी। अब दूसरा है कि गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होता है। ये है कि अगर जो गैर समांतर यानी कि जो नॉन पैरेलल हैं, अगर दोनों नॉन पैरेलल लाइन इक्वल हो जाती हैं यानी कि बराबर हो जाती हैं तो उनके बीच का जो डायगोनल बनाया जाएगा, यानी कि ये हुआ, अगर ये दोनों लाइन बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो जिसके बीच का जो डायगोनल बनाया जाएगा, ये दोनों डायगोनल कैसे होगा, ये दोनों डायगोनल सेम होगा। ठीक, फिर है यदि गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो समलंब चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज समद्विबाहु होता है। यानी कि जो नॉन पैरेलल लाइन है, जब नॉन पैरेलल लाइन दोनों इक्वल हो जाती हैं तो तब जो चतुर्भुज बनेगा, या तो समलंब तो बनेगा ही, लेकिन समलंब जो है समलंब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। यानी कि गैर समांतर भुजाएं यानी कि नॉन पैरेलल लाइन जो ये ए बी सी डी, यानी कि जब ए बी हो जाएगा जब ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा तो ये दोनों जो लाइन हैं ए डी और बी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इनको जो दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन है कि यदि ये दोनों पैरेलल जो नॉन पैरेलल लाइन अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो जो समलंब चतुर्भुज बनेगा वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यदि एक समलंब चतुर्भुज एक वृत्त में अंतर्निहित होता है तो वह समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। यानी कि जब किसी समलंब चतुर्भुज को हम किसी वृत्त के अंदर बनाते हैं तो जो समलंब चतुर्भुज होता है ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बनेगा। फिर यदि गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु चतुर्भुज, ये हो गया कंडीशन। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। देखिए ये डायगोनल हुआ ए बी सी डी ई एफ है। विकर्ण एक दूसरे को समांतर भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई के अनुपात में प्रतिच्छेदित करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ, इसको हम ओ मानते हैं, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी इक्वल टू ओ ई अपान ओ एफ इक्वल टू ए बी अपान सी डी। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट कंडीशन की। तो इसमें है जो ये दोनों डायगोनल होंगे यानी कि ए सी और प्लस यानी कि ए सी का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू जो नॉन पैरेलल हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 पैरेलल लाइन ए बी इंटू सी डी। ठीक, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। कभी कभी ये अगर हम ये इसको नहीं याद करेंगे या हम इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम क्वेश्चन में सिर्फ उतनी ही चीज़ें अटैम्प्ट कर पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे जितना हम पहले से जानते रहते हैं। तो हम इसको नहीं, अगर हम इस नहीं जान पाएंगे इसकी ये एक रिलेशनशिप होता है इन मतलब डायगोनल और उसके साइड के बीच में, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी पे और कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको कल से हो सकेगा तो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब बात आती है काइट की, तो इसको भी देख लेते हैं। पतंग ऐसे बनती है, ये सब लोग जानते हैं ना आप लोग पतंग कैसे बनती है। देखिए
चलिए, नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको बताते हैं कि पतंग कैसे बनती है। देखिए, इसको हम मानते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। तो इसमें ये है कि एक चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, यानी कि जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। यानी कि एक चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं का मतलब होता है कि ऐसी भुजाएं जिसके बीच में एक कॉमन एंगल बनता है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जो दोनों लाइन को टच करता है, यानी कि इन दोनों लाइन से होकर एक एंगल बनता है। तो इनको आसन्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि ये दोनों, इसके बीच का एंगल जो एडजेसेंट एंगल हुआ, तो ये दोनों लाइन यानी कि ए डी और सी डी ये दोनों इक्वल हुई, और ये इसके बीच में जो क्या एडजेसेंट एंगल हुआ, तो ए बी और इक्वल टू बी सी ये बराबर हुई। और ये डायगोनल हुई। डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी यानी कि कट करेगी, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बोला है कि छोटे विकर्ण को बड़ा विकर्ण विभाजित करता है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ये से रीजन वाले में पूछ लेते हैं कि छोटे विकर्ण को बड़ा विकर्ण विभाजित करता है कि या बड़े विकर्ण को छोटा विकर्ण विभाजित करता है। तो हम जब हमें याद रहेगा तो ये हम तभी कर पाएंगे। तो इसमें है कि छोटे विकर्ण को, यानी कि ये छोटा है ए और सी, छोटे विकर्ण को बड़ा विकर्ण यानी कि बी और डी ये विभाजित करता है। ठीक, तो ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो छोटे विकर्ण है यानी कि छोटा वाला जो विकर्ण है इसको बड़ा विकर्ण ही विभाजित करेगा, ना कि बड़े वाले विकर्ण को छोटा विकर्ण विभाजित करेगा। सॉरी, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। ये तो हमने भी पहले ही देखा था कि जो डायगोनल होगा, जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक, आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है। ये हमने पहले देखा था कि जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो दोनों एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं। फिर जब इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। हम याद करेंगे कि सेम एरिया हम फाइंड करते हैं रोम्बस में भी जब हमको एरिया फाइंड करना होता है तो रोम्बस में भी 1/2 और मल्टीप्लाई जो मतलब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ किसका, डायगोनल का। उसमें डायगोनल का प्रोडक्ट करते थे यानी कि गुणनफल करते थे, गुणनफल करते हैं विकर्णों का, और वही एरिया जो है वह इसमें भी निकालेंगे सेम वही उसी तरह। दोनों का फार्मूला सेम होता है। अब हम कल से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मतलब प्रैक्टिस सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि टॉपिक क्या लेना है। ठीक, ओके। कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं बताते कि कैसे लगती है वीडियो, ये भी बता दिया करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।